किया कि एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क की खुद मुख्तारी पर एक हमला है और हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की एक सोची समझी कोशिश है। चुनाचे काबीना को, सबसे पहले वजीर आज़म को और फिर काबीना को एतमाद में लिया गया। वजीर आज़म ने साइफर की अहमियत को समझते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया। उस इजलास में इसकी नोक पलक देखी गई और तस्लीम किया गया, एक कि ये एक हकीकत है, दो ये मदाखलत है, और तीन उसकी एक सिफारिश सामने आई और ये सिफारिश इमरान खान की नहीं थी, शाह महमूद की नहीं थी, उस वक्त के सिर्फ वजीर आज़म की नहीं थी, ये मुत्तफ़िक़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सिफारिश थी कि डिमाश किया जाए वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। दफ्तर खारजा को हिदायत की गई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हिदायत की और दफ्तर खारजा ने उस हिदायत पर अमल पैरा होते हुए डिमाश किया, वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। हमने और आपने देखा जो सो कॉल्ड ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, इमरान खान ने उस वक़्त भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ये हिदायत पास की कि इस पर हमने कोई नाम नहीं लेना और ना ही हमारा मकसद था कि हम किसी मुल्क को और किसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को उसमें बिगाड़ पैदा करें। ये पाकिस्तान के मफाद में न था न है, लेकिन पाकिस्तान के मामलात का दिफा करना और अगर कोई कुव्वत हमारे मुल्क के खिलाफ कोई मदाखलत करती है या उसका हमें ये खदशा होता है तो अपना दिफा करना हमारे फराइज में शामिल है और हमने वही किया। काबीना ने भी इसके बारे में अपनी एक राय कायम की और उस डॉक्यूमेंट को जो उनके सामने उसके खदोखाल रखे गए उसकी अहमियत से उन्होंने उसका एहतराफ किया। आज हुकूमत हम पर मुकदमात कायम करना चाहती है, शौक से करे, हमारा दामन साफ है और हम बिल्कुल जवाबदेह होंगे और इंशाअल्लाह हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं की जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान हो, वही किया जो हमें कहा गया। रिकमेंडेशन आई, डिप्लोमेटिक सर्कल से रिकमेंडेशन आई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से रिकमेंडेशन आई और उसको फॉलो किया गया। इमरान खान साहब ने हद्दुल वसा कोशिश की कि इसको नाम न लिया जाए, पर जब आप डिमाश करते हैं और जब डिमाश करते हैं तो ऑब्वियसली जब जिस मुल्क को डिमाश करते हैं तो बात तो सामने आ गई कि ये मरासला कहाँ से आया और वो फिर एक हकीकत है जो कौम के सामने आ चुकी। सवाल उठता ये है कि आज एक मामला दोबारा उठाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आपको याद है इमरान खान साहब ने और हमने भी पार्लियामान की अहमियत को और उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए स्पीकर साहब की खिदमत में मरासला भेजा और उन्हें कहा कि ऐवान के सामने पेश किया जाए। हमने कहा कि इस मामले की बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में भी एक मरासला भेजा गया, एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उनकी खिदमत में पेश किया गया। तो आज
इतने अरसे बाद हुकूमत को ख्याल आया। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फिर अपनी गुफ्तगू में ये भी कहते हैं कि वो मरासला जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में दर्ज है वो वहां से गायब हो गया। उसके जिम्मेदार कौन है? 22 अप्रैल को तो वजीर आजम शहबाज शरीफ उसका तज़किरा करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं, उसकी हकीकत को बयान करते हैं, और फिर 22 अप्रैल के बाद आज कहा जा रहा है वो गायब हो गया। कहां गायब हुआ? किसने गायब किया? कौन जिम्मेदार है? इन्वेस्टिगेशन तो उनकी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो उनकी होनी चाहिए जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की पासदारी नहीं कर रहे। हमने पूरी पासदारी की, हम मोहतात रहे। मुझे बहुत से लोगों ने सवालात किए, मैंने जवाब नहीं दिया, जानते हुए कि यह मामला कितना हसास है। आप बताइए कि आपका मरासला आपकी नाक के नीचे से निकल गया, जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस की जितनी गुफ्तगू है वो आज पब्लिक नॉलेज हो गई है और उसकी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इसको इंक्वायर नहीं करना चाहिए? अगर हुकूमत समझती है कि वो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक को इन हथकंडों से दबा सकती है तो ये इनकी गलतफहमी है। अब आप देखें, हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा आपको होगा कि कल रात, और मैं कल इस्लामाबाद से आया, हमारा एक इजलास था सीनियर लीडरशिप का, और उसमें मुल्क के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया और इमरान खान साहब ने एक इशारा दिया सीनियर लीडरशिप को कि वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं। चुनांचे पार्टी को और पार्टी के कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में तैयार रहना चाहिए कि शॉर्ट नोटिस पर भी उन पर ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है और उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा मुल्क को जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से नजात दिलाने के लिए, और जो मुसलसल कौम को माशी दलदल में धकेल रही है उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए। तो फिर यकलख्त वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाता है, और क्या बुनियाद है उसकी? मैं हैरान हूं। जरा केस की नौयत को देखिए, दफात को देखिए, और फिर वारंट को देखिए। जब इमरान खान साहब एक वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुके और उनके वकला ने उनकी मशावरत से एक एफिडेविट के ज़रिए अदालत को अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया, और कई पेशियों में मैं खुद मौजूद था वहाँ जो बहस होती रही, सवाल जवाब होते रहे, तो मैं खुद भी सुनता रहा। और जब जज साहबान ने कहा कि इसमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है, तो हमने एक नया एफिडेविट भी शामिल कर दिया। और फिर इमरान खान साहब ने रोस्टम पर खुद जाकर खड़े होकर, जब मौका उनको मिला अपने नुक्ता नज़र बयान करने का, तो बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। और उसके बाद मैं नहीं समझता कोई अबहाम रह गया था। और फिर एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल और रूल ऑफ लॉ को, उसकी हाकमियत को हमेशा तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने उजागर किया है। उन्होंने उस जज्बे को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो खुद जाते हैं, और जो जज साहिबा हैं उनकी अदालत में खुद जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है, ये उनकी नीयत नहीं थी, ये उनका इरादा नहीं था,
वो तो कानून की हुक्मरानी में लोगों को नीचे लाना चाहते थे और लाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी हुई है उनकी शान में कोई कमी नहीं आती, वो माजरत खां है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई गुंजाइश रह गई थी इस किस्म के वारंट के जारी करने की। इस वारंट से मैं समझता हूं कि हुकूमत की परेशानी जो है वो झलकती है और पूरी कौम देख रही है कि कितने पैनिक स्ट्रिकन हैं, ये कितने घबराए हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि वो आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। सियासी तौर पर भी ये एक बंद गली में जा चुके हैं और माशी तौर पर इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में आज भी जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज हैं और पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स उसके गिर्द लगा दिए गए हैं और आम शहरियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जितना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो गायब हो चुका है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। काश्तकार जो है वो अपनी जगह परेशान है, ताजिर अपनी जगह परेशान है, सनतकार अपनी जगह परेशान है, जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी जगह महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 45% से तजावुज़ कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में अफरात ज़र ने कभी ये हद नहीं छुई थी जो आज आप देख रहे हैं। हर तरफ से ये नाकाम दिखाई दे रहे हैं और एक माकूल रास्ता जो हम इनको देने की कोशिश करते हैं, हम तजवीज़ करते हैं कि आइए एक आइनी और जमहूरी रास्ते पर गामज़न होकर हम आपके लिए, अपने लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानी पैदा कर लें। और वो है इंतखाबात। उससे वो कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? शायद उनको इस वक्त आवाम का सामना करने की उनमें जुर्रत नहीं है। मकसद उनका लोगों की इदारों की इस्लाह नहीं है। मकसद उनका आवाम को सहूलत पहुंचाना या लोगों को रिलीफ देना न था न है। मकसद अपने करप्शन पर पर्दा डालना था, अपने जो करप्शन के नैब के केसेस हैं उनको उनसे छुटकारा हासिल था और उसमें काफ़ी हद तक वो एक कानून साजी करके कामयाब हुए। उस कानून को, जो कानून साजी की है, तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज कर रखा है और हम अदालत उस्मा गए हैं और हम समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसका उन्होंने अमली मुजाहरा किया है और सुप्रीम कोर्ट को इसे देखना चाहिए कि क्या ये लेजिस्लेशन उनकी नज़र में दुरुस्त भी है या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट बाख्तियार है और पार्लियामेंट को कानून साजी का और आइन की तरमीम का भी हक है, लेकिन देखना यह है कि एक्शंस के पीछे इंटेंशंस क्या हैं। अगर इंटेंशन यही है कि मैंने अपनी चोरी छुपानी है और जो मुल्क पे डाका डाला गया है उससे फरार हासिल करना है और उसके लिए कानून साजी करनी है, तो वो मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ कानूनी मैदान में, सियासी मैदान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं अभी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगले चंद दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे और उसमें सीनियर लीडरशिप को बहसीत वाइस चेयरमैन के मुझे अपने चेयरमैन के करीब होना चाहिए ताकि तबादला ख्याल भी हो सके और उनसे रहनुमाई भी गाहे बगाहे मिल सके। तो इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो रहा हूँ। शुक्रिया।
देखिए मामला बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो साइफर दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड में यकीनन होगा। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस के पास मौजूद है और वहां से भी हासिल किया जा सकता है। तो ये अगर ये कह रही है हुकूमत कि वो उसका नामो निशान मिट गया है, तो वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत तासुर दे रहे हैं। वो साइफर बिल्कुल अवेलेबल है और उसको देख सकते हैं, और अगर पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक भी कर सकते हैं। भाईजान, वो आप अगर उसको वो गुफ्तगू सुने तो सादा ज़बान में लोगों को समझाने के लिए उसका मरासले का नाम दिया गया और उसको ख़त कहा गया। बात वही है, उसका मतन वही है, उसमें जो कहा गया और उसके पीछे जो इरादा वही था, चाहे उसको ट्रांसक्रिप्ट कहें, मरासला कहें या ख़त कहें। जो आप मुतालबा कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कराने के लिए आप लॉन्ग जाके वहाँ बैठेंगे, फिर ये मुतालबा कौन तस्लीम करेगा? हुकूमत करेगी या आप इस्टेब्लिशमेंट से तवक्कुआत करेंगे? देखिए, सवाल ये है, हम इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? हम इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि हमने इन 5 महीनों में देख लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मुल्क को इस मुश्किल से निकालने की। इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं, इनके पास कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं। इन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खौफ की वजह से ये यकजा हुए हैं। इनके अंदर कोई सियासी हमआहंगी भी नहीं है। इनकी जो सियासी नज़रियात हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं हैं। इनके मफादात भी लॉन्ग टर्म एक नहीं हैं। इनके सिर्फ 2 मफाद हैं जो इनको जोड़े हुए, एक करप्शन के केसेस से छुटकारा और दूसरा तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मकबूलियत की लहर है, वो समझते हैं कि तन्हा हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और मिलकर हम शायद उसका मुकाबला कर पाएं। लेकिन आपने देखा कि कराची में और आपने यहाँ मुल्तान में देखा, PP 217 में ये सब मिल गए, ये नून लीग, यही पीपल्स पार्टी, यही गिलानी साहिबान, ये सब मिल गए और बल्ले को अल्लाह ने कामयाबी दे दी। आज आप देख रहे हैं कि NA 157 में मुल्तानी में, आप ही के शहर में, आप ही के ज़िले में इलेक्शन हो रहा है और इसमें फिर सभी यकजा हैं। और उसके अलावा जिस बेदरेग अंदाज से एफिड्रीन का कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मिसाल शायद इस हल्के की आवाम ने न कभी सुनी न देखी होगी और ना कोई ऐसी मिसाल बनती है। पैसे के बलबूते पे वो इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं शनाख्ती कार्ड खरीदते हैं, कहीं लोगों को मुख्तलिफ किस्म की लालचें, नौकरियां, इस किस्म के उनको वो कहते हैं ना, वो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि किसी हद तक हो सकता है कि एक छोटा सा आंसर उनके झांसे में आ जाए, लेकिन मेरी राय में पाकिस्तान का वोटर अब इतना समझदार हो गया है कि वो ना अपना वोट बेचेगा ना अपना ज़मीर बेचेगा, और जो भी अपना वोट या ज़मीर बेचकर अपनी वफादारी तब्दील करेगा, मसलन वो मैं बल्ले का प्रचार कर रहा हूं और मैंने हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ है और 4 दिन पहले इसी हलके में NA 156 PP 217 में मैं अलंबरदार था तहरीक इंसाफ का, और आज 1 लाख लोग देखते हैं
کہ میں نے PP کا لبادہ اوڑھ لیا تو ایک سوالیہ نشان ضرور سامنے آتا ہے اور پبلک اس کا نوٹس لے رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ لوگ وہ سادہ رہے ہیں. اب لوگ سادہ نہیں ہیں, لوگ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں. پل پل کی خبر ملتی ہے. میڈیا کو گورنمنٹ نے پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اب تو لائیو پروگرامز بھی نہیں دکھائے جاتے. آپ کے علم میں ہے اب تو پروگرامز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ریکارڈ کر کے دکھایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کو بھی انٹرپٹ کیا جاتا ہے اور ان کو لائیو نشر نہیں کیا جاتا. یہ سب خوف کی علامت ہے. یہ خوف کی علامت ہے جس سے یہ حکومت دو چار دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل رات جب یہ خبر آئی اور آپ نے دیکھا کہ آنن فانن ہزاروں کی تعداد میں مستورات, ویل چیئر پہ لوگ, بزرگ, بچے بنی گالا کی طرف دوڑے اور ہزاروں کا مجمع وہاں جمع ہو گیا اور پھر پولیس کو وہاں سے منتشر کیا گیا. آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا اور میں نے ایک وہ تھوڑا سی ایک آڈیو کلپ سنا ہے جس میں مریم صاحبہ ہدایت دے رہی ہیں کہ فوراً اس خبر کو جو ہے اس کو ہٹایا جائے اور اس کی جو ایک چینل نے ایک خبر جاری کی انہوں نے فوراً اس کی معذرت بھی کر دی. انہوں نے ایک خبر چلائی اور پھر خود اس کی معذرت بھی کر لی. تو یہ انداز ہے جس انداز میں یہ گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بالکل ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی عوام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ تنہا ذمہ داری نہ عمران خان صاحب کی ہے نہ تحریک انصاف کی ہے. ہر پاکستانی جو سمجھتا ہے کہ اس ملک کے خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا, جو سمجھتا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے, ادارے اور ان کی جو سروس ڈیلیوری ہے وہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے, انہیں باہر نکلنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک مجھے تو معلوم نہیں ہے, میں تو اس کا حصے دار تھا نہیں, نہ میں ملاقات میں تھا نہ مجھے, تو میں تو عرض کر رہا ہوں نا میں ملاقات میں نہیں تھا, تو میں ایک ملاقات میں تھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں. میرے علم ہی نہیں ہے ایک چیز, تو میرے پاس علم نجوم تو ہے نہیں. دیکھیے ان کو سوال یہ ہے کہ ان کو روکا کس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں, تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا. جب آپ نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے علاج کے لیے اور جیسے میرا علاج مکمل ہوا میں واپس آ جاؤں گا, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ علاج خاصا طویل بھی ہو گیا اور علاج کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہوتی رہی اور تیمارداری بھی چلتی رہی. اب سوال یہ ہے کہ کس نے روکا تھا؟ ایفیڈیوٹ دے کر تو بھائی صاحب کا ایفیڈیوٹ بھی تو موجود ہے نا, وہ 50 روپے کا ایفیڈیوٹ بھی تو عدالتوں میں جمع کرایا گیا نا. جب عدالت دیکھ رہی ہے کہ ایفیڈیوٹ دے گا ایک صاحب کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے, اس لیے ان حالات میں ایمرجنسی بنیادوں پر ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے, تو اس پر ایک رحم دلی کا سما بنتا ہے اور لوگ کہتے ہیں چلے جائیں. لیکن لوگوں نے دیکھا, عدالتوں نے دیکھا کہ جیسے وہ لندن کی آب و ہوا لگی
तो बिल्कुल सेहत बहाल हो गई, और सेहत तो बहुत अरसे से बहाल है, तो वापस क्यों नहीं आए? सवाल है कि किस चीज का इंतजार था? किसी डील का इंतजार था, NRO 2 का इंतजार था, और अब NRO 2 के खदोखाल सामने आ गए तो वापसी भी याद आ गई। तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। लोग नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक फैसला किया और किस तरह एक मुजरिम जो इतना अरसा फरार रहा वो आते हैं और जाते भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पर हैं, आते भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पर हैं, और आके वजारत खजाना का कलमदान संभाल लेते हैं। तो क्या लोग, आपका ख्याल है, इन सब चीज़ों से बेखबर हैं? लोग नहीं देख रहे कि किस तरह लोगों को उनकी कन्विक्शन जो है वो ख़त्म कर दी गई, बाइज्जत बरी हो रहे हैं लोग, किस तरह बरी हो रहे हैं और किस तरह उनकी जो सजाएं माफ़ हो रही हैं, ये आपके सामने है। तो ये सारा जो YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।